हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बायो 24/7। मैं हूं आयुषी मैम। आप सभी लोग का स्वागत है एक और फाइनल वन शॉट के अंदर, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। टेक्निकली क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है, लेकिन ऑब्वियसली सीयूडी का नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी एनसीईआरटी है, उसमें से क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल रही होती है जब भी मैं इस चैप्टर की बात कर रही होती हूँ। तो हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली समराइज कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। सो मैं चाहूँगी हर एक बच्चा यहाँ पे सेशन को जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर देगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो बच्चों पहुंच सके। ठीक है, सो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो पहला सवाल मन में आएगा कि मैम बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। सो द आंसर टू दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट बच्चों, वो सभी मॉलिक्यूल्स जो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा है और कुछ ना कुछ एक रोल प्ले कर रहे हैं आपकी बायोलॉजिकल लाइफ या एक्टिविटी के अंदर, तो उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम कैटेगराइज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, चाहे वो आपके शुगर्स हैं, चाहे वो आपके प्रोटीन्स हैं, चाहे वो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, चाहे वो आपके एंजाइम्स हैं, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, ये सभी आपके बायोमोलिक्यूल्स हो जाते हैं। अब क्लास 12 के सिलेबस में हॉर्मोन्स नहीं है, सीयूईटी के सिलेबस में हॉर्मोन्स है बायोमोलिक्यूल्स में, बट हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट करेंगे एनसीईआरटी को। तो जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट बच्चों कर रहे होंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल के साथ, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, सो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एंड यस, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि मैम याद नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक बेसिक ओवरव्यू और अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए याद होना भी यहाँ पे आसान हो रहा होगा। ठीक है, सो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट सिंपली कुछ नहीं है, दैट इज कार्बन और हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब H2O, कार्बन और H2O की जब मल्टीपल यूनिट्स ज्वाइन होकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रही होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इनको ग्लाइकेंस भी बोलते हैं और इनका जनरल कंपोजिशन आपने देखा, कार्बन और H2O, दैट इज N, यानी कि इसकी मल्टीपल यूनिट्स। तो कार्बन के साथ HOH जुड़ा हुआ है और इसी मल्टीपल यूनिट्स जब जुड़ जाती हैं तो वो क्या बना लेती है, कार्बोहाइड्रेट्स बना लेती है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कम से कम 3 होनी चाहिए और उसके बाद सो ऑन ये बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर पहला टॉपिक मैं कार्बोहाइड्रेट्स में डालूं तो वो होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बोला कि ना शुगर यूनिट्स होती है। ठीक है, अब एक शुगर यूनिट है तो मोनोसेकेराइड हो गया, 2 शुगर यूनिट है तो डाइसेकेराइड हो गया, 3 शुगर यूनिट है तो ट्राई हो जाता है, 10 तक अगर तुम जा रहे हो, 2 से 10 तक जा रहे हो तो उसको आप ओलिगोसेकेराइड बोलोगे, और अगर 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स हो जाती हैं तो उनको पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। ये सारी शुगर यूनिट्स एक लिंकेज से जुड़ी हुई होंगी। ऑब्वियसली वो लिंकेज क्या है वो अभी हम सीखेंगे। जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल को पानी में डालोगे तो ये लिंकेज टूट जाएगा और जितनी शुगर यूनिट्स हैं उतनी आपको मिल रही होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डाइसेकेराइड को पानी में डालोगे तो आपको 2 शुगर यूनिट मिलेगी, मोनोसेकेराइड को डालोगे तो वो तो सिंगल यूनिट है तो आपको कोई मतलब अलग से यूनिट नहीं मिलेगा, यू विल गेट जस्ट 1 यूनिट। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो कि जो आपकी शुगर्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेकेराइड्स आप उसको फर्दर क्लासिफाई बच्चों कर देते हो। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मोनोसेकेराइड में 1 शुगर यूनिट है, डाइसेकेराइड में 2 शुगर यूनिट है, ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 शुगर यूनिट है, और मोर देन 10 है तो वो आपका पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। ठीक है, मोनोसेकेराइड का एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइट। डाइसेकेराइड इज सुक्रोज, है ना, या फिर आप बोल सकते हो दैट इज लैक्टोज, और ये सब आपके ओलिगोसेकेराइड भी होंगे। पॉलीसेकेराइड में आप स्टार्च पढ़ते हो, सेलुलोज पढ़ते हो या ग्लूकोज पढ़ते हो, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, दीज ऑल विल बी योर क्लासिफिकेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोनोसेकेराइड के साथ, और मोनोसेकेराइड हमें 2 पढ़ना है, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। सबसे पहले ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका आपको ध्यान रखना है। आप 4 मॉलिक्यूल जैसे बनाएंगे एंड यू राइट 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 लेफ्ट राइट, क्योंकि आपको पता है टॉप पे तो CHO होगा और नीचे CH2OH होगा। अब राइट राइट मतलब राइट में OH, राइट में OH, लेफ्ट में OH, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट में OH। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें आपने देखा कि ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ठीक है, ये आपके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, विद 1 एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है एल्डोहेक्सोस। ठीक है, क्या नाम हो जाता है, एल्डोहेक्सोस। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इस ग्लूकोज के नाम के आगे हमने D डाला है, तो मैम D का मतलब क्या होता है। सो जो D और L है बच्चों, वो आपकी क्या होती है, कन्फिगरेशंस, और जिसका मतलब ये है
कि अगर आपके सबसे नीचे वाला ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन का OH राइट हैंड साइड पे लगा है तो ये आपका D शुगर कहलाएगा, और अगर यही बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे लग जाता तो ये आपका L शुगर कहलाता। और जितने भी नेचुरल शुगर्स होते हैं वो D होते हैं। तो नेचुरल शुगर्स जो जनरली होते हैं वो D पाए जाते हैं, दे आर डी इन नेचर, या D शुगर्स हमें नेचुरली मिल रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है, राइट है। चलिए, तो ऐसे ही मैं एक और मोनोसेक्राइड की बात करूँ तो कीटोन के फॉर्म में आता है फ्रक्टोज, सेम स्ट्रक्चर होता है इसका भी। ठीक है, बस इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। तो सेकेंड कार्बन पे कीटोन बनेगा, ऊपर CH2OH है, नीचे CH2OH है, और ये आपका राइट लेफ्ट रहेगा तो ये OH OH OH। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर सेम है जैसे हमने ग्लूकोज का पढ़ा था, बस सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड, अगर मेरे यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम हम बोल सकते हैं दैट इज कीटो हेक्सोस। ठीक है, आप इसको कीटो हेक्सोस भी बोल सकते हो। अब अगला सवाल जो यहाँ से पूछते हैं बच्चों वो है कि मैम ये जो स्ट्रक्चर आपने बताया, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया, तो ये कैसे पता चला? तो देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जिसके बाद हमें फाइनली पता चला कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, क्यों 6 कार्बन है, क्यों उसमें एल्डिहाइड है। लेकिन उससे पहले जो भी शुगर्स है जिनके एक से ज़्यादा सेंटर है कायरल, वो उनको आप D या L में कन्फिगर कर सकते हो। जो सबसे आखिरी का आपका कार्बन है जो कि कायरल है उसमें आप OH को चेक करोगे, अगर राइट हैंड साइड पे तो D है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो L है। और जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर्स होते हैं वो डी आइसोमर्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, अगर ये राइट हैंड साइड पे है तो ये D ग्लूकोज है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये L ग्लूकोज कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है, राइट है। चलिए, अब हम लोग रिएक्शंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अब डिटेल में जो उठाएंगे वो होगा हमारा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर मैं ग्लूकोज की बच्चों बात करूँ तो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस, ये हमने देख ही लिया है, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया है कि ये होता है राइट लेफ्ट राइट, इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देयर आर वेरियस रिएक्शंस। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर है, क्यों 6 कार्बन से बना है, क्यों उसमें एल्डिहाइड है, कितने उसमें एल्कोहल है, कितने सेकेंडरी एल्कोहल है, कितने प्राइमरी एल्कोहल है, ये हमें एक सेट ऑफ रिएक्शंस करा और उससे हमें पता चला। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है? द फर्स्ट रिएक्शन वाज, अगर आपने फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज था, ठीक है, अभी तो मुझे स्ट्रक्चर पता नहीं था, को अगर मैंने HI के साथ हीट करा तो मुझे मिला बेटा N हेक्सेन रिडक्शन करके। यहाँ से मुझे समझ में आया कि जो ग्लूकोज है उसके पास 6 कार्बन्स है जो कि स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। क्या है? उसके पास 6 कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में लगे हैं। तो ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग पहले तो आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट पता होना चाहिए और उससे क्या कंक्लूजन निकला वो भी पता होना चाहिए। सो अगर आपने बहुत ज़्यादा HI को हीट किया तो यहाँ से आपको N हेक्सेन मिला और यहाँ से आपको कंफर्म हुआ कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है। फिर अगला रिएक्शन था कि अगर मैंने ग्लूकोज के ऊपर रिएक्शन किया किसका? HCN का, तो मुझे सायानोहाइड्रिन मिल गया जो आपको पता है। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल NH2OH के साथ कर दिया तो यहाँ ऑक्साइन बन गया। और ये दोनों ही रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये क्या कंफर्म करते हैं? कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म सायानोहाइड्रिन। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो 2 बातें कंफर्म हो गई, 6 कार्बन है और 1 कार्बोनिल है, वो कार्बोनिल एल्डिहाइड है या कीटोन है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो उसके लिए हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। जब आपने ग्लूकोज का रिएक्शन किया एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, जब आपने ग्लूकोज का रिएक्शन किया एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ दैट इज ब्रोमीन वाटर, तो इसमें क्या हुआ कि ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप COH हो गया, नीचे वाला एज इट इज रहा। अभी तो हमें स्ट्रक्चर पता है तो मैं डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ। और नीचे ये आपका CH2OH रहा, जिसने कंफर्म किया कि मेरे पास जो कार्बोनिल है ना वो एक एल्डिहाइड है। ये मेरे को यहाँ से कंफर्म हुआ। किससे कंफर्म हुआ? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टेस्ट के साथ। और इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोल देते हैं इसको? इस कंपाउंड को बोल देते हैं ग्लूकोनिक
एसिड। तो 3 बातें अभी तक कंफर्म हुई। अच्छा, इसी चीज़ को कंफर्म कुछ और 2 टेस्ट थे उन्होंने भी कर दिया, क्योंकि अगर मैंने ग्लूकोज की बात करी तो ग्लूकोज ने आपका टॉलिन टेस्ट भी दे दिया और फेलिंग टेस्ट भी दे दिया। और अगर उसने टॉलिन और फेलिंग दोनों टेस्ट दे दिए तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया क्या, कि उसके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो अभी तक 3 टेस्ट हुए और 3 बातें कंफर्म हुई। पहला 6 कार्बन, दूसरा कार्बोनिल, तीसरा वो कार्बोनिल एल्डिहाइड है। अब बात कर लेते हैं एल्कोहल्स की। तो हमने क्या किया, आपको पता है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास अगर एल्कोहल्स है तो अगर आप उसके ऊपर एसिटाइलेशन करते हो तो वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो अगर मैंने एसिटाइलेशन किया एल्कोहल का, ग्लूकोज का, तो आपको पता है ग्लूकोज के पास 4 बीच में OH है और एक नीचे OH है, तो 5 OH है। तो यहाँ से आपने देखा कि ऊपर तो CHO ही रहेगा और नीचे यहाँ पे आपका क्या बन गया, एसेटेट। और कितने एसेटेट बने यहाँ पे आपके, 5। सो द फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसेटेट हुआ यहाँ पे एसिटाइलेशन करने पे, जिसने कंफर्म किया कि ग्लूकोज के पास 5 एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं। ठीक है। So acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate, which confirms the presence of 5 OH. Since it exists as a stable compound, 5 OH should be attached to different carbon atoms. और वो different carbon से ही जुड़े हुए होते हैं। 5 कार्बन, मतलब ऑब्वियसली एक कार्बन से तो 5 एल्कोहल जुड़ भी नहीं सकते हैं, तो 5 मेरे पास एल्कोहलिक ग्रुप से ये कंफर्म किया एसिटाइलेशन ने। तो मुझे क्या क्या पता चल गया, 6 कार्बन, कार्बोनिल, एल्डिहाइड और 5 एल्कोहल। अब कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है और कौन सा एल्कोहल सेकेंडरी है, उसके लिए एक फाइनल टेस्ट हुआ जिसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ किया। ठीक है, ये आपके पास नीचे का ऐसे एज इट इज रहेगा। और अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड डाला तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऊपर वाले को तो इसने ऑक्सीडाइज कर ही दिया लेकिन नीचे वाले को भी ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि जो प्राइमरी एल्कोहल्स है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि आपके पास एक एल्कोहल है जो प्राइमरी है और फिर उसके अलावा 4 एल्कोहल्स हैं जो आपके पास सेकेंडरी हैं। तो यहाँ से आपको ये कन्फर्म हुआ और ये बना आपका सेकेरिक। सो ये पांचों रिएक्शन जब हुए तब जाके मुझे ग्लूकोज के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफिकेशन हुआ और नॉलेज मिली। तो आपको सारे सेट ऑफ रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है और सारे रिएक्शन ने क्या कंक्लूजन दिया, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑक्साइन के साथ रिएक्शन किया, दैट इज हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन किया, तो आपका ऊपर NaOH जुड़ गया, ऑक्साइन बन गया। HCN के साथ रिएक्शन किया तो सायानोहाइड्रिन बन गया, यह भी अभी हमने देखा। अगर मैंने फेलिंग सोल्यूशन के साथ किया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। टॉलिन के साथ भी ग्लूकोनिक एसिड बन गया, रेड PPT मिल गया, यहाँ पे सिल्वर PPT मिल गया। कंफर्मेशन हो गया किसका, आपके प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड का। अगर मैंने HI के साथ रिएक्शन करा तो N-हेक्सेन बन गया, ब्रोमीन वाटर के साथ माइल्ड ऑक्सीडेशन ग्लूकोनिक एसिड बन गया, नाइट्रिक एसिड के साथ सेकेरिक एसिड, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। सो ये 5 से 6 रिएक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन 5 से 6 रिएक्शन से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 से 6 रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है और इन 5 से 6 रिएक्शन की क्या समरी है, क्या ये बताते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन पूरी कहानी अभी तक भी सामने नहीं आई थी, क्योंकि अगर ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है तो इसको अपने सारे रिएक्शंस देने चाहिए एल्डिहाइड कीटोन वाले। बट क्या ऐसा हुआ, क्या ग्लूकोज ने सारे रिएक्शंस दिए जो एक एल्डिहाइड को या कार्बोनिल को देने चाहिए? उससे पहले आप जब देखोगे कि ग्लूकोज का जब भी आप नाम लिखोगे तो कभी कभी उसके आगे D+ ग्लूकोज लिखा होगा, उसके आगे D- ग्लूकोज भी लिखा हो सकता है, ऐसे ही आपके पास L+ ग्लूकोज भी हो सकता है और ऐसे ही आपके पास L- ग्लूकोज भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो D और L है बच्चों, वो तो आपकी कन्फिग्रेशन है, वो तो हमने देखा ही था राइट और लेफ्ट से देख के। लेकिन जो प्लस और माइनस है बच्चों, वो उस ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन है या उस शुगर की ऑप्टिकल रोटेशन है, जो कि आप देखकर नहीं बता सकते हो, ये आपको डेटा दिया जाएगा तभी आप बता सकते हो। बट पेपर में पूछा जा सकता है कि D और L क्या है और प्लस और माइनस क्या है, तो याद रखना D और L कन्फिग्रेशन है और प्लस और माइनस उसकी रोटेशन के बारे में बता रहा होता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या वो लीवो रोटेटरी है। ठीक है, अब ग्लूकोज के पूरे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो हमें काफ़ी सारा पता चला, लेकिन ग्लूकोज अपने सारे रिएक्शंस नहीं दे पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल
ग्लूकोज आपको 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। DNP अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन आपका बनना चाहिए, बट ये नहीं बना रहा है। शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है, शिफ्ट भी नहीं, शिफ्ट बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो इसका पेंटा एसीटेट बन जाता है, ठीक है, जो इसका पेंटा एसीटेट होता है, जैसे हमने बनाया था ना पेंटा एसीटेट, तो इसका पेंटा एसीटेट रिएक्ट नहीं करता ऑक्साइड के साथ। भाई करना चाहिए, ऊपर वाला तो एल्डिहाइड बाकी है ना ही ये NaHSO3 के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो ये चारों रिएक्शंस अगर वो शो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि यार दाल में कुछ काला है। जो हमने सोचा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, क्या सच में ग्लूकोज वैसा एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है या कोई और कहानी बाकी है? क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करता तो ये सारे रिएक्शन उसको देने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शंस नहीं दिए तो कहीं ना कहीं डाउट हुआ। और फिर उस डाउट के बाद एक समरी बच्चों निकल के आई। क्या हमने ये बोला कि पेंटा एसीटेट के साथ तो रिएक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी समरी आई कि बिहेवियर जो है ना ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज है वो एक दूसरे स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। और वो दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करूं तो जनरल में रिएक्शन अगर आपको बताऊं तो ये आपका ग्लूकोज है, यहाँ पे एक OH है, OH है, OH है, OH है, और ये आपका कार्बोनिल है, और ये आपका CH2OH है। सो क्या होता है, ये जो आखिरी एल्कोहल है ये यहाँ पे अटैक करता है और आपकी एक रिंग बना देता है। तो एक रिंग कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6। सो यू गेट अ 6 मेंबर रिंग जहाँ पे ऑक्सीजन भी होता है। और यहाँ पे ये है C1 कार्बन, जिसमें एक बार OH ऊपर जुड़ेगा, एक बार OH नीचे जुड़ेगा, क्योंकि जब ये कार्बोनिल ओपन होगा सो एक बार OH ऊपर जुड़ेगा, एक बार OH नीचे जुड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो जो भी OH आपकी राइट हैंड साइड पे है वो आप डाउन बनाओगे रिंग के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल OH, ये वाला डाउन जाएगा, ये वाला OH ऊपर जाएगा, ये वाला OH अगेन डाउन जाएगा, और ये वाला OH भी अगेन डाउन जाएगा, ऊपर CH2OH जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो ये ग्लूकोज है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और इसको बोलते हैं पायरेनोस रिंग। इट इज अ साइक्लिक रिंग विच इज 6 मेंबर्ड, जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। और ये जो OH अगर ऊपर की तरफ है तो इसको अल्फा, और क्योंकि वो D है तो अल्फा D ग्लूकोज बोलोगे। सॉरी, अगर OH ऊपर की तरफ है तो बीटा ग्लूकोज, अगर OH नीचे की तरफ है तो अल्फा ग्लूकोज। सो टेक्निकली आपको यहाँ से समझ में आया कि जो ग्लूकोज का हम बोल रहे थे CHO नहीं है, तो CHO इसलिए नहीं है क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है रिएक्शन के लिए, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो क्या पता चला कि इट वॉज प्रपोज दैट वन ऑफ द OH मे बी एडेड टू द CHO ग्रुप टू फॉर्म अ साइक्लिक हेमिएस्टल स्ट्रक्चर। इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म अ 6 मेंबर रिंग, जिसमें जो आपका OH है C5 वाला वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि जो CHO ग्रुप है वो अवेलेबल नहीं है आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर। सो दिस इज हाउ द रिंग लुक्स लाइक। 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब तो देखो ये OH आपका नीचे लगेगा, ये वाला OH आपका ऊपर लगेगा, ये वाला OH आपका नीचे लगेगा, और ये वाला OH भी आपका नीचे लगेगा। बेसिकली यहाँ पे हम इसे जब ओपन कर देंगे तो ये OH कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका CH2OH ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस OH वुड कम डाउन। सो टेक्निकली फर्स्ट कार्बन पे अब चेंजेस होंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसमें एक बार OH नीचे लगेगा और एक बार OH ऊपर लगेगा। जब नीचे लगेगा तो अल्फा ग्लूकोज बनेगा, जब ऊपर लगेगा तो बीटा ग्लूकोज लगेगा। सो डी ग्लूकोज जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता होगा, अल्फा की फॉर्म में और बीटा की फॉर्म में। अल्फा में OH नीचे है, बीटा में OH ऊपर है, और दोनों मॉलिक्यूल्स में अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो दोनों में केवल C1 कार्बन पे कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो रही है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें केवल C1 कार्बन पे कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो तो उनको एनोमर्स बोल देते हैं। दे आर कॉल्ड टू बी एनोमर्स, ठीक है। सो पूछा जा सकता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर क्या है, पूछा जा सकता है पायरेनोस रिंग क्या है। पायरेनोस रिंग इज 6 मेंबर रिंग, कितने कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, कौन सा कार्बन अटैक करता है। तो ये सारी बातें आपसे ग्लूकोज के बारे में पूछी जा सकती हैं, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। डी ग्लूकोज भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अल्फा बीटा। एल ग्लूकोज भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अल्फा बीटा। अल्फा में C1 कार्बन नीचे लगेगा, बीटा में C1 कार्बन ऊपर लगेगा। अल्फा और बीटा जो आपकी दोनों साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे के
एनोमर्स होंगे। एनोमर्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिनके C1 कार्बन पर केवल कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, बाकी सब पे कन्फिग्रेशन सेम है। सो दैट इज दे बोथ आर एनोमर्स इन नेचर। ठीक है, सो ये भी हो जाता है। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है कि अल्फा डी कैसे, देखो अल्फा बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर OH नीचे की साइड है तो अल्फा ग्लूकोज बन गया, अगर OH ऊपर की तरफ है तो बीटा ग्लूकोज बन गया, दोनों में बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो दे बोथ आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। सो ग्लूकोज की यही कहानी थी, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इससे आपको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। फ्रक्टोज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम सभी लोगों ने देखा और फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोस बोलते हैं, ये भी हमने देखा। फ्रक्टोज और ग्लूकोज टेक्निकली हमें सुक्रोज से मिलता है। सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो वहाँ से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन हो रहा होता है। सिमिलर जैसे ग्लूकोज में रिंग बनाता है ऐसे फ्रक्टोज में भी रिंग बनता है, बट ये रिंग कितने मेंबर बनता है? 1 2 3 4 5। दिस इज अ 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग में 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। इस रिंग का नाम होता है फ्यूरानोस रिंग। तो ग्लूकोज की है पैरानोस, इसकी है फ्यूरानोस। आपको नाम से भी याद हो जाएगा, फ्रक्टोज में F होता है तो फ्यूरानोस। अब अगेन OH नीचे लगा हुआ है तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। तो डी फ्रक्टोज भी अल्फा बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एल फ्रक्टोज भी अल्फा बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फ्यूरानोस रिंग 5 मेंबर रिंग होगी, पैरानोस रिंग 6 मेंबर रिंग होगी। इतनी बातें बच्चों आप लोगों को यहाँ तक पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट्स गो अहेड। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं डाइसेक्राइड पर, और डाइसेक्राइड बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 3 हमें डाइसेक्राइड पढ़ने हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। किस किस से बनते हैं ये पता होना चाहिए, कौन सी लिंकेज है ये पता होना चाहिए, मेनली ये बातें, और कहाँ यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड जो आपके सिलेबस में है वो है सुक्रोज। सो डाइसेक्राइड इज समथिंग, जब आप 2 शुगर यूनिट्स ले रहे हो बेटा, तो यहाँ पे आपको पता है एक साइड OH है और एक साइड OH, मतलब अगर मैं 2 शुगर यूनिट्स की बात करूँ, ठीक है, एक शुगर यूनिट है, एक शुगर यूनिट है, इसके पास भी एक OH है, इसके पास भी OH है। अगर आप दोनों को कंबाइन करो और यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दो तो यहाँ पे आपका एक क्या बनेगा? केवल ऑक्सीजन बचेगा, H2O निकल गया। सो दिस इज वन लिंकेज जो 2 शुगर के बीच में एग्जिस्ट करेगा, और इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या फिर इसको आप ईथर लिंकेज भी बोल सकते हो। ठीक है, सो जितने भी, अब डाइसेक्राइड में एक लिंकेज होगा, ठीक है, पूछेंगे लिंकेज कौन से कार्बन से बना हुआ है। सो द 2 मोनोसेक्राइड आर जॉइंड बाय ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सच लिंकेज बिटवीन 2 यूनिट्स इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसका क्या नाम हो जाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सबसे पहले अगर मैं सुक्रोज की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए सुक्रोज किससे बनता है। सो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। पूरा कन्फिग्रेशन याद रखना। तो किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है अल्फा डी प्लस और बीटा डी माइनस। दोनों की लिंकेज है C1C2, तो इसका C1 कार्बन यूज करेंगे, इसका C2 कार्बन यूज करेंगे, दोनों के बीच में एक ही ऐसी लिंकेज एग्जिस्ट कर रही होगी। क्या मुझे स्ट्रक्चर याद करना है? नहीं, आपको केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद रखना है और बाकी किसी का स्ट्रक्चर नहीं याद रखना, लेकिन हाँ सबके नाम याद रखना है। जैसे यहाँ पे भी आपको नाम याद रखना होगा। जैसे मैं बोलूँ ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, तो एक का C1 कार्बन पकड़ा, एक का C2 कार्बन पकड़ा, और देखो दोनों के बीच में यहाँ पे ये लिंकेज आपकी आ गई। तो ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज और इन दोनों को जोड़ के बना सुक्रोज, साथ में आपका पानी एलिमिनेट हो गया। तो अगर आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाना भी है तो आप क्या करोगे? सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर दो, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो सुक्रोज बन जाएगा। अब सुक्रोज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है जो फेमस है, सुक्रोज को हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर। सो पेपर में सवाल आता है सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं। बेसिकली सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, मतलब अगर मैं इसका ऑप्टिकल रोटेशन देखूं तो सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, लेकिन जब ये हाइड्रोलाइज करता है तो ये ग्लूकोज देता है और फ्रक्टोज देता है। अब ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बट फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है। अप्रॉक्सीमेटली ये 52 डिग्री प्लस में रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसका रोटेशन होता है 52 डिग्री और इसके अप्रॉक्सीमेटली 92 डिग्री होता है। तो जब आप मैं ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो पूरा जो डब्बा होगा उसके रोटेशन की बात करूँ तो वो माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, माइनस का वैल्यू बड़ा है। तो टेक्निकली क्योंकि ये प्लस से माइनस हो जाता है, ये डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है, इसीलिए इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इनवर्ट शुगर भी इसलिए बोल देते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज।
लीवो रोटेशन कितना है 92 डिग्री का है माइनस में, और डेक्स्ट्रो रोटेशन 52 डिग्री का है। तो मिक्सचर का रोटेशन लीवो निकल के आएगा क्योंकि माइनस का वैल्यू ज्यादा है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, इसीलिए प्रोडक्ट को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो पेपर में सवाल आएगा व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, व्हाई इज इट कॉल्ड सो आपको पता होगा कि इन्वर्ट शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी ऑप्टिकल रोटेशन का साइन बदल जाता है। ऑल्सो जो आपकी क्या कहते हैं सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो टॉलिन और फेलिन टेस्ट नहीं देते हैं, और वो कौन नहीं देगा, जिसका कार्बोनिल अवेलेबल नहीं होगा। तो ये आपका एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होता है, ठीक है, राइट है। अब बचे दो, माल्टोज की अगर मैं बात करूँ तो माल्टोज काफ़ी सिंपल है, याद रखने का तरीका, माल इज लाइक माल, बहुत सारा माल आ गया है ऐसा बोल सकते हैं। तो टू मच, सो टू मच से याद रखना कि टू मच मतलब 2 ग्लूकोज, तो ये 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से बनता है। तो अगर मैंने इसकी बात करी तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज लिया, लिंकेज इसका C1C4 होगा। तो आप देखो फॉर एग्जांपल ये C1 मॉलिक्यूल है, ये C4 मॉलिक्यूल है, 2 ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो लिंकेज है उससे क्या बना, माल्टोज। तो आपको ये बस आइडेंटिफाई करना है कि माल्टोज का मोनोसेकेराइड क्या है और इसका लिंकेज क्या होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ लैक्टोज की, तो लैक्टोज आपने सुना होगा कि जितने भी मिल्क होता है उसमें कुछ लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो मिल्क शुगर होता है उसको लैक्टोज बोलते हैं, और ये बनता है, राइम कर सकते हो लैक्टोज गैलेक्टोज ऐसा। तो ये बनता है किससे, आपकी बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से। तो आपको इसका याद रखने का भी तरीका है, देखो सुक्रोज का सिंपल है ग्लूकोज फ्रक्टोज, माल्टोज का सिंपल है 2 ग्लूकोज, फिर लैक्टोज का बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। सो यहाँ पर भी लिंकेज C1C4 होगा और इसको भी मिल्क शुगर आप लोग बोल देंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स ही आप लोगों को बस याद रखने हैं। अगर मैं बोलूँ समराइज करूँ, ये आपका एक बीटा डी ग्लूकोज है और एक बीटा डी गैलेक्टोज है, दोनों को जोड़ के आपका लैक्टोज बन गया। सो आपको सुक्रोज में भी यही याद रखना है, सुक्रोज किससे बना, क्लियर है, सुक्रोज इन्वर्ट शुगर होता है, क्लियर है। माल्टोज किससे बना, क्लियर है, माल्टोज में लिंकेज क्या है, C1C4, क्लियर है। लैक्टोज किससे बना, बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज, इसमें क्या लिंकेज है, C1C4, ये सारी बातें क्लियर है। तो आपको यहाँ पर से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप कर पाओगे। एंड लास्टली वी हैव पॉलीसेकेराइड्स। अगर मैं पॉलीसेकेराइड की बात करूँ तो ऑब्वियसली मल्टीपल यूनिट से बनते हैं। 3 पॉलीसेकेराइड्स हमें पढ़नी है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है और ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्च की बात कर लेती हूँ। इफ आई टॉक अबाउट स्टार्च, सो एवरीवन नोज कि स्टार्च हमारा मेन स्टोरेज यूनिट है प्लांट्स के अंदर, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, एनर्जी सोर्स है हमारे लिए। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। अब ये किससे बनता है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज से बनता है, याद रखना है। और स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। पेपर में सवाल आएगा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफ्रेंसिएशन, इसीलिए मैं बोलूँ जो नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं इसको आप बस फॉलो कर लीजिएगा। अगर मैं अमाइलोज की बात करूँ तो अमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है। अमाइलोज 15 से 20% स्टार्च बनाता है, ये 80 to 85% बनाता है। ये ज़्यादा ब्रांच नहीं होता है, ठीक है, अनब्रांच्ड होता है, लेकिन ये बहुत ब्रांच होता है। यहाँ पर लिंकेज C1C4 होती है, यहाँ पर लिंकेज C1C4 तो होती ही है जो आपके 2 शुगर्स को जोड़ रही है, बट C1C6 भी होती है जिससे ब्रांचिंग हो रही होती है। तो ये आपको 4 डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूँ कुछ ऐसे दिखता होगा, देखिए अमाइलोज तो स्ट्रेट चेन है तो C1C4 लिंकेज ही है, बस C1C4 लिंकेज ही है। अमाइलोपेक्टिन में C1C4 लिंकेज तो है बट एक ब्रांचिंग भी हो रही है, तो ब्रांचिंग कहाँ पे हो रही है, C1C6 लिंकेज। अब आपको क्या याद रखने का स्ट्रक्चर ज़रूरत है, नहीं, यू नो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, 2 ग्लूकोज को जोड़ोगे तो माल्टोज बनेगा, इतने सारे ग्लूकोज को जोड़ दोगे तो अमाइलोज बनेगा, इतने सारे ग्लूकोज को जोड़ के ब्रांचिंग भी कर दोगे तो अमाइलोपेक्टिन बनेगा। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने आंसर तक रीच आउट करना है, ठीक है। आइए अगला है आपके लिए सेल्यूलोज। अगर मैं सेल्यूलोज की बात करूं तो अगेन ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये हम ह्यूमंस कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो सेल्यूलोज इवेंचुअली सबसे ज़्यादा अबंडेंट मैं बोलूँ पॉलीसेकेराइड है प्लांट किंगडम के लिए, प्लांट सेल्स के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा ग्रीनरी आपके आसपास, घास है, पत्ते हैं, लेकिन वो आप लोग खा नहीं सकते, योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट,
ठीक है। सो सेल्यूलोज जो है वो आपके प्लांट्स में है एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। बस एक चीज का फर्क हो जाता है इसमें, सोचो आप जो खा पा रहे हो वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है, लेकिन जो आप नहीं खा पा रहे हो वो बीटा डी ग्लूकोज का है। सोचो एक कार्बन पे OH ऊपर या नीचे करने से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डाइवर्स है केमिस्ट्री और कितना ज़्यादा डाइवर्स है वो सब चीज़ें जो हमारी बॉडी में इन्वॉल्व है, हमारे आसपास बनी हुई है, द स्ट्रक्चर, द कंपोजिशन इन एवरीथिंग, ठीक है। सो इट इज प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर कांस्टेंट ऑफ सेल वॉल, कहाँ पे पाया जाता है? सेल वॉल में पाया जाता है। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, किसका? बट बीटा डी ग्लूकोज का, और इसमें भी C1C4 लिंकेज है। जैसे वहाँ पे भी C1C4 था, स्टार्च में भी C1C4 था, बट वो अल्फा डी ग्लूकोज का था, यहाँ पे भी C1C4 है, बट यहाँ पे भी बीटा डी ग्लूकोज का है। तो आई होप सो सबको स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों क्लियर है, दोनों का डिफरेंशिएशन भी क्लियर है, क्योंकि दोनों ही प्लांट्स के कंपोनेंट है। बट स्टार्च इज समथिंग दैट वी कैन कंज्यूम, बट सेल्यूलोज इज समथिंग दैट वी कैन नॉट कंज्यूम, बट ऑब्वियसली द हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं वो खा लेते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटेस्टाइन है वो इस तरीके से डेवलप्ड होती है, लेकिन हम लोग वो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक सभी लोगों को ये बातें भी क्लियर होंगी। एंड द लास्ट वन इज सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, C1C4 लिंकेज दिख रहा है बीटा डी ग्लूकोज में, ठीक है। बीटा इज जिसमें OH ऊपर की तरफ होता है, तो देखो इसका लिंकेज ऊपर से बन के आ रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो उसको हम एनिमल स्टार्च भी एक नाम दे देते हैं। इसका स्ट्रक्चर रिजेंबर करता है अमाइलोपेक्टिन से। अमाइलोपेक्टिन होता है हाईली ब्रांच, उससे भी ज़्यादा ब्रांच होता है ग्लाइकोजेन, ठीक है। तो इसलिए इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। तो ये आपकी हमारी बॉडी में स्टोर होता है, हम एनिमल स्टार्च बोल देते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ही ब्रांच होता है, और ये हमारी बॉडी में लिवर, मसल्स और ब्रेन में पाया जाता है। सो दैट इज द टेक्निकली समरी ऑफ ऑल द बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है, वो है ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट से वो इन तीन कार्बोहाइड्रेट से बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ तो मैं अगला बायोमोलिक्यूल उठाऊंगी एंड दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स वेरी सिंपल, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है और वही आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीन्स आर द बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी बॉडी में सेल बिल्डिंग का काम हो, ऑर्गन्स बिल्डिंग हो, ऑर्गन्स का मेंटेनेंस हो, तो ये सारे जो काम हैं वो प्रोटीन्स करते हैं। तो इसीलिए हमारी डाइट में प्रोटीन का सही मात्रा में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो चीफ सोर्सेज है मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, दे फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अब प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं, और जनरली किससे बनते हैं? अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन इज मैम व्हाट आर अमीनो एसिड्स? सो अमीनो एसिड इज अ मॉलिक्यूल जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप होगा, COH और NH2, यानी कि एसिड भी है और बेस भी है, और एसिड भी है और बेस भी है, तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। ऑल्सो अगर ये अपना H+ इसको दे दे तो ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और ये COO नेगेटिव बन जाएगा, तो ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन भी करता है। ज्विटर आयन क्या कंपाउंड है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। सो अमीनो एसिड्स जो अब होते हैं इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो वो दो कैटेगरी क्या होगी? एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से? देयर आर सम अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी बना सकती है और कुछ हैं जो नहीं बना सकती है। जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी बना सकती है वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, क्योंकि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है वो हमारे लिए एसेंशियल है। तो इसी बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है एसेंशियल कौन से है, नॉन एसेंशियल कौन से है। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उसे हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ेगा, और नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी बना सकती है, ठीक है। वही दो कैटेगरी हमारी यहाँ पे रहेगी। सो अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और देखो जैसे कि मैंने बोला वो ज्विटर आयन भी बना लेते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी किसकी? अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। अब जब मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो इसमें भी लिंकेज आएगा। बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, इनको ज्वाइन करना है। जब आप बहुत सारे अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करोगे तो पूछेगा कि इसमें जो लिंकेज है वो लिंकेज कौन सी है, ठीक है। सो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड और अ पेप्टाइड लिंकेज। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास एक का COOH ग्रुप है और एक का NH2 ग्रुप है, तो अगेन यहाँ से अगर आप वाटर निकाल लो तो ये क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड ONH।
तो ये आपकी एक लिंकेज होगी जो अमाइंस में, जो प्रोटीन्स में होगी, और इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड लिंकेज। तो प्रोटीन्स में जो लिंकेज होती है बच्चों वो होती है पेप्टाइड। अब दो चीज़ों को जोड़ा है तो डाईपेप्टाइड, 3 को जोड़ा है तो ट्राईपेप्टाइड, 4 को जोड़ा है तो टेट्रापेप्टाइड। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इंक्रीज करोगे लिंकिंग में, वैसे वैसे आपकी पेप्टाइड यूनिट्स इंक्रीज कर रही होगी। तो लिंकेज का नाम याद रखना है, इट इज़ अ पेप्टाइड लिंकेज जो प्रोटीन्स में होती है। फिर अगला सवाल बनता है कि जो प्रोटीन्स है इसका स्ट्रक्चर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल पे क्लासिफाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी इज लाइक, आपको पता है प्रोटीन्स अमीनो एसिड से जुड़ रहे हैं और बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन सा अमीनो एसिड किससे जुड़ा हुआ है, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। जो आपकी बोन्स है, स्केलेटन है, तभी तो बॉडी बनी है, तो स्केलेटन है, कौन सी हड्डी किससे जुड़ी हुई है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ऐसे ही कौन सा अमीनो एसिड किससे जुड़ा हुआ है वो मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बता रहा होगा। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। अब ये जो सीक्वेंस है इसको मैं कैसे जोड़ रहा हूं, मैं इसको फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में जोड़ रहा हूं कि मैंने उसको मैंने इस फॉर्म में हेलिक्स बना के जोड़ दिया, या मैंने उसको यहाँ से पकड़ा और खींच डाला और मैंने उसे स्ट्रेट चेन में डाल दिया। तो 2 फॉर्म में आप अब इसको शेप दे सकते हो, ये जो चेन आपने बनाई है। सो द शेप, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस बारे में बात करेगा, शेप के बारे में बताएगा। और 2 शेप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, पहली होती है अल्फा हेलिकल फॉर्म और दूसरी होती है बीटा प्लीटेड फॉर्म। अल्फा हेलिकल फॉर्म में आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 2 चेन्स के बीच में होगी, तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो मेरे पास 2 शेप है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। सो दिस इज द अल्फा हेलिक्स। जितने भी आपके बेसेस होंगे उन सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये एक हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं बीटा प्लीटेड की बात करूँ तो वो स्ट्रेट चेन है, एक दूसरे में एकदम आपने खोल के रख दी है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो पेपर में सवाल आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर शेप बताता है और मेरे पास 2 शेप है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, फिर आएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। अब आपकी शेप क्लियर हो गई। अब आपने जो आपकी हेलिक्स है इनको आपने कैसे लगाया, इनको आपने ऐसे आपस में साइड बाय साइड ऐसे फाइब्रस फॉर्म में लगा दिया, या फिर आपने इनको ना ऐसे गोल गोल करके एक साइड फोल्ड करके लगा दिया। तो अगर मैं अब थर्ड चीज़ की बात करूँ तो मैंने सीक्वेंस डिटरमाइन कर लिया, शेप कर लिया, अब बॉडी में डालने जा रही हूँ। तो बॉडी में मैं कैसे डाल रही हूँ, मैं साइड बाय साइड लगा के डाल रही हूँ, या मैं आपकी क्या कहते हैं एक दूसरे में मतलब इकट्ठा करके डाल रही हूँ। तो 2 टाइप का फोल्ड कर सकते हो आप, या तो आप फाइब्रस फॉर्म में कर सकते हो या तो आप ग्लोबुलर फॉर्म में कर सकते हो, राइट। सो द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज टेलिंग यू द फोल्डिंग एंड दे कैन बी ऑफ 2 टाइप, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ठीक है, राइट है। एक सेकेंड, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फाइब्रस क्या होगा, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। सो फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएशन, इनसॉल्युबल होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे बालों में होते हैं, जो स्ट्रेट हेयर होता है, केराटिन ट्रीटमेंट होता है ना, स्ट्रेट वाले जो बाल होते हैं उसमें, तो स्ट्रेट हेयर के लिए केराटिन एक आपका फाइब्रस प्रोटीन है। तो हेयर में है, वूल में, सिल्क में, या फिर मायोसिन, ये आपकी मसल्स में होता है। सो ये आपका क्या है, फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि ग्लोबुलर क्या होते हैं, तो ग्लोबुलर सॉल्युबल इन वाटर होंगे और इसका एग्जांपल आपका रहेगा एल्ब्यूमिन या इंसुलिन। तो एग्जांपल और डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब जो भी ये ग्लोब्यूल्स है इनको आप कैसे रख रहे हो, एक के ऊपर एक रख रहे हो या फिर साइड बाय साइड रख रहे हो, यानी कि 3 डायमेंशन में आप इन सारे ग्लोब्यूल्स को कैसे अरेंज कर रहे हो, यानी कि इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, 3 डायमेंशन में कैसे दिखते हैं, वो आपको क्या बताएगा,
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो टेक्निकली प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर सीक्वेंस बता रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर शेप बता रहा है, तीसरा स्ट्रक्चर फोल्डिंग बता रहा है और लास्ट स्ट्रक्चर स्पेशल अरेंजमेंट बता रहा है। तो पेपर में सवाल आएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या बता रहा होता है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? ये आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है एवरीवन, राइट है। ये क्लियर होता है तो आखिरी टॉपिक प्रोटीन्स का आपका आ जाता है पिक्चर में, जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। जब मैं प्रोटीन्स के ऊपर कोई ऐसा फिजिकल चेंज करूं जिससे उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाए, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। यानी कि आप फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बदल दो, फॉर एग्जांपल आप पीएच बदल दो, फॉर एग्जांपल आप क्या करो कि आप क्या कहते हैं उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब कर दो, तो उस केसेस में अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हेलिक्स बनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ग्लोब्यूल्स बने हैं। अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब कर दी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी खराब हो गया और टर्शरी आपका टर्शरी स्ट्रक्चर भी खराब हो गया। सेकेंडरी टर्शरी खराब हो गया तो क्वाटरनरी तो बचा ही नहीं ऑब्वियसली। तो जब भी मैं ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रही हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन। तो जब भी एक प्रोटीन में कोई फिजिकल चेंजेस कर रहे हो, जैसे टेम्परेचर बदल रहे हो, पीएच बदल रहे हो, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग खराब होगी, तो ग्लोब्यूल्स खराब हो जाएंगे, हेलिक्स खराब हो जाएंगे, उसको बोलेंगे डीनेचुरेशन, जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट बचता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड नहीं है, तो याद रखना इस बात को। देन कम्स द थर्ड बायोमोलिक्यूल विच इज विटामिन। सिंपल है, छोटा है। विटामिन बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है लेकिन रिक्वायर्ड है। अगर आप वो नहीं आपकी बॉडी में है तो आपको डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकती हैं और विटामिन को आप सिंपली अल्फाबेट से क्लासिफाई करते हो। ठीक है, अभी जो ये विटामिन है ये 2 टाइप की हैं। ठीक है, दे आर फैट सोल्यूबल एंड दे आर वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती हैं? जो कि आपकी बॉडी स्टोर कर सकती है, क्योंकि बॉडी में फैट है उसमें वो स्टोर हो सकती है। वाटर सोल्यूबल कौन सी है? जो आपकी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है, जितना ज़रूरत है उतना हुआ, बाकी आपका बॉडी फ्लश आउट करेगी। ठीक है, तो ये आप बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हो, ये स्टोर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल याद रखना, KEDA कीड़ा याद रखना। तो KEDA क्या होंगे? फैट सोल्यूबल, और विटामिन बी और सी क्या हो जाएगी? आपकी वाटर सोल्यूबल। तो पेपर में पूछा जाएगा कौन सी फैट सोल्यूबल है और कौन सी आपकी वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, चलिए, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आप सभी लोगों के पास ये टेबल है, आपको ये याद रखनी है क्योंकि यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो ये वाला टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। यू विल गेट 1 क्वेश्चन अगर विटामिन से आया तो यहीं से आएगा। कभी कभी नाम भी आ जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन E को रेटिनॉल बोलते हैं। तो नाम पूछा जा सकता है, वरना डेफिशिएंसी डिजीज आपके पेपर में पूछा जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, The last बायोमोलिक्यूल एवरीवन इज योर न्यूक्लिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसाइड करना मुश्किल है कौन सा कार्बोहाइड्रेट कौन सा बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी है, अब न्यूक्लिक एसिड भी। अब न्यूक्लिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आपकी बॉडी में हेरिडिटी, आपके जीन्स को डिटरमाइन कर रहा होगा। सो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर मैं न्यूक्लिक एसिड्स की बात करूँ तो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? जब आप बात करते हो क्रोमोसोम्स की, जो आपके जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्रोमोसोम्स बनते हैं 2 चीज़ों से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स के बनावट में न्यूक्लिक एसिड का रोल है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 टाइप के हैं, DNA और RNA। DNA इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA इज राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो पेपर में सवाल आता है व्हाट इज DNA, व्हाट इज RNA, दोनों का क्या डिफरेंशिएशन है और दोनों कैसे बनते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो जितने भी ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं 3 चीज़ों से बनते हैं, वो आपको याद रखना होगा। क्या? कि वो एक उसमें एक शुगर होता है पेंटोज, 5 कार्बन का शुगर होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड यूनिट होती है और फिर कुछ बेसेस होते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन के बेसेस होते हैं। तो जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं वो 3 चीज़ों से बनेंगे, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ DNA और RNA की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले शुगर का देखते हैं। तो नाम से ही समझ में आता है DNA में जो शुगर है वो है बीटा डी 2-डीऑक्सी-राइबोस और RNA में जो शुगर है वो है बीटा डी राइबोस। तो ऑक्सी, एक ऑक्सीजन की कमी है दोनों की शुगर्स में। तो अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, राइबोस जो शुगर है उसमें तो OH है C2 कार्बन पे और 2-डीऑक्सी मैंने बोला, तो सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे OH नहीं है, तो नो ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन। तो DNA में ऑक्सीजन कम है सेकेंड कार्बन पे, तो दोनों में शुगर का डिफरेंस है।
फॉस्फोरिक एसिड यूनिट तो दोनों में सेम ही होगी, उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो बेस का होगा। तो डीएनए के जो बेसिस होते हैं वो आप याद रखते हो, क्या होता है, एजीसीटी होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन होता है डीएनए में, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल होता है आरएनए में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, दो शुगर, दो बेस के डिफ्रेंसिएशन। तो डीएनए और आरएनए में आपने दो डिफरेंसेस देखे, पहला डीएनए में शुगर का डिफरेंस है, एक में डीऑक्सी एक में नहीं है, और दोनों में बेस का डिफरेंस है, एक में थाइमीन है डीएनए में और आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। चलो, अगर मैं न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि जैसे शुगर्स में सेकेराइड था, न्यूक्लिक एसिड में वो अमीनो एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड था, तो न्यूक्लिक एसिड का बेस क्या होता है, उसमें क्या सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो याद रखना वो यूनिट होती है आपकी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दो यूनिट्स होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। एक तो दोनों में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड देखो क्या है, आपके पास एक शुगर है, दोनों में आपको पता है शुगर है, इसमें भी एक शुगर होगा, शुगर जुड़ा होगा बेस के साथ, ये भी बेस के साथ जुड़ा होगा, और इधर जुड़ा होगा एक फॉस्फेट यूनिट। तो देखो दोनों में डिफरेंस सिंपल सा है। न्यूक्लियोसाइड की अगर मैं बात करूं, तो न्यूक्लियोसाइड में दो ही चीज़ें होती हैं, शुगर और बेस, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है आपका फॉस्फेट, शुगर और बेस। तो पहली बात, दोनों में डिफरेंशिएशन पूछेगा तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बनता है, न्यूक्लियोसाइड 2 चीज़ों से बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स में जो लिंकेज होता है उसका नाम होता है बेटा क्या, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। सो पहली बात तो अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की, तो द डिफरेंशिएशन इज लाइक, न्यूक्लियोटाइड आप देख सकते हो एक फॉस्फेट यूनिट है और एक आपके पास दैट इज योर बेस। तो बेस और बीच में है शुगर। तो बेस की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो बेस है वो C1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज द C1 कार्बन, और ये किससे जुड़ा है, C5 से। तो C5 से आपका फॉस्फेट जुड़ेगा और C1 से आपका बेस जुड़ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां तक अगर हमें चीजें क्लियर है तो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं लिंकेज के साथ, तो आई हैव न्यूक्लियोटाइड्स, और जो यहाँ पे लिंकेज बच्चों प्रेजेंट होती है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, उसका नाम पूछता है तो उसका नाम होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। 5th और 3rd कार्बन के बीच में ये आपकी एग्जिस्ट कर रही होती है। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डीएनए से मतलब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, डीएनए आरएनए का डिफरेंशिएशन आपको ये पहली बात क्लियर हो चुका है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे शुगर अलग है, बेस अलग है। न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है उसमें नहीं होता है। एंड देन फिर डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर पे भी डिफरेंशिएशन आ सकता है। अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए का भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं, जैसे वहाँ पे भी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स थे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, दैट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अगर जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल डीएनए की मैं बात करूं तो इट इज एक हेलिक्स ऐसी होती है और एक हेलिक्स ऐसी होती है, तो यहाँ पे आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस कर्क ने दिया था। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अगर मैं याद आपको करवाऊँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, एडेनिन की होगी थाइमीन के साथ और साइटोसिन की होगी गुआनिन के साथ। तो आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का पेयर बताना होगा तो वो आप बता पाएंगे, जहाँ भी एडेनिन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमीन होगा, जहाँ थाइमीन है वहाँ पे एडेनिन होगा, साइटोसिन है गुआनिन होगा, गुआनिन है साइटोसिन होगा। तो ये एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सो द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एडेनिन थाइमीन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ। ठीक है, वही अगर मैं आरएनए की बात करूँ तो आरएनए का भी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बट सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ऐसा होता है। लेकिन ना कभी कभी वो अपने आप को ही मोड़ के डबल स्टैंडर्ड बना सकता है। ठीक है, तो समटाइम्स वो खुद को ही फोल्ड बैक करके डबल स्टैंडर्ड बना लेता है, बट जनरली वो आपका एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए 3 टाइप का है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। लेकिन जो मेन काम का डिफरेंशिएशन है वो ये है कि डीएनए आपका हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए आपकी सेल की आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन डीएनए की अगर मैं बात करूं तो डीएनए इज समथिंग जो खुद को अपने आप को सेल्फ मल्टीप्लाई करके
आपस में मतलब इट कैन रिप्रोड्यूस, इसीलिए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डीएनए आपका ट्रांसफर होता है। लेकिन मैं अगर आरएनए की बात करूँ तो उसका मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, और साथ में प्रोटीन बनाने का काम आरएनए का है, लेकिन डीएनए का काम है उसको ये ऑर्डर देना, ये मैसेज देना कि भाई तुम्हें प्रोटीन बनाना है। सो डिफरेंशिएशन दोनों के काम में है, दोनों के स्ट्रक्चर में है, दोनों की कॉम्पोजिशन में है। तो एक डिफरेंशिएशन यहाँ से भी आपका पेपर में पूछा जा सकता है। सो बच्चों दैट इज टेक्निकली द एंटायर चैप्टर समरी फॉर ऑल ऑफ यू। मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके बोलूँ तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज है, सुक्रोज है और स्टार्च है। प्रोटीन से स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल बन सकता है और डीनेचुरेशन का सवाल बनता है। विटामिन से डिफिशियंसी डिजीजेस का सवाल बनेगा। और अगर मैं लास्ट में न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो यहाँ से डीएनए आरएनए का डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, यहाँ से न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, और बस स्ट्रक्चर में वेरिएशन पूछा जा सकता है। तो ये सारे मेन टॉपिक्स अगर आपको क्लियर हैं पूरे चैप्टर को लेके तो आप इस चैप्टर में सिक्योर होंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे बोर्ड्स में आए चाहे सीयूटी में आए, दोनों ही आप कर पा रहे होंगे। सीयूटी का एक एडिशनल टॉपिक हार्मोन्स भी है जो हम लोग डेफिनेटली जब हम सीयूटी के लिए तैयारी करेंगे, लाइक सीयूटी की क्लासेस जो हमारी चल रही है उसमें हम कवर अप कर रहे हैं, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन टिल दैट पॉइंट योर बोर्ड इज एसोसिएटेड, ये आपके लिए कंप्लीट रहेगा। सो आई होप सो सभी लोगों को समझ में आया। किसी को कोई डाउट रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट अगर आपको समझ में आया तो मुझे थम्स अप चाहिए और कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी चाहिए कि मैम मज़ा आ गया बायोमोलिक्यूल्स पढ़कर, ठीक है। और जो बच्चे सीयूईटी के लिए देखना चाह रहे हैं और 12th को भी साथ में करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिकॉज यू हैव द बिगेस्ट सेल दैट इज गोइंग ऑन। तो आप लोग अगर अभी बैचेस को चेकआउट करते हो, बैचेस को इनरोल करते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो यू कैन जस्ट चेक आउट दिस बैच ऑन CUET.24/7 ऐप और वेबसाइट। तो जो फ्रेश बैच है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वैसे महापैक बेस्ट है, बट अगर आप महापैक नहीं देख पा रहे हो तो दिस इज द उड़ान बैच दैट आई वुड सजेस्ट हर बच्चे को लेना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग। इस बैच पे डिस्काउंट के लिए आप Wi-Fi 13 कोड यूज करोगे तो इस पर आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिल जाएगा। दिस इज 8459, जिसमें आपको सारी सब्जेक्ट्स फुल ईयर पढ़ाए जाएंगे, बोर्ड CUT दोनों कवर होने वाला होगा, साथ में टेस्ट सीरीज होगा, प्रैक्टिस होगा, सब कुछ कवर अप होगा। सो आई थिंक सो इफ यू आर गोइंग फॉर इट, गो होल हार्टेडली, बेस्ट अटेम्प्ट दो, क्योंकि समय वापस नहीं आएगा बच्चों, और समय वापस नहीं आएगा तो आई थिंक एवरी सिंगल मोमेंट फॉर यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेक श्योर जब भी आप एनरोल करो तो इस कोड के साथ करो, क्योंकि इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन द लाइव सेशन फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर करते हैं कुछ और नई शुरुआत। गुड लक एंड कीप स्टडिंग।